नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 18 में से 9 लाख खाते शक के दायरे में। नोटबंदी के दौरान जमा हुआ 5 लाख से ज्यादा कैश। बिजली पानी जैसी सरकारी सेवाओं के लिए खुलकर कीजिए कार्ड का इस्तेमाल। सरकार भरेगी आपका ट्रांजैक्शन चार्ज। दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा, खत्म हुआ रिटेल का खेल। वॉलमार्ट में बेची अपनी पूरी हिस्सेदारी। शेयर बाजार में निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी। निफ्टी 8,750 के पार। मिड कैप शेयर चमके। ट्रिपल तलाक पर कानूनी रास्ते की तलाश तेज। धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से जुड़े 4 सवालों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राय। मोमेंटम झारखंड में जुटे राजनीति और इंडस्ट्री के दिग्गज। राज्य सरकार को 4.25 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद। और जुलाई में लॉन्च होगी उड़ने वाली ड्रोन टैक्सी। कर सकेंगे हवाई सफर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। स्वच्छ धन अभियान के तहत 18 लाख लोगों को भेजे गए नोटिस में से करीब 50% लोगों के अकाउंट्स को इनकम टैक्स विभाग ने संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया है। ये नोटिस उन लोगों को भेजे गए थे जिन्होंने 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान अपने बैंक खातों में 5 लाख रुपया या इससे ज्यादा जमा किए थे। इन 9 लाख लोगों पर अब किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, ये बताएं कि आखिर 9 लाख लोगों के खातों को संदिग्ध की श्रेणी में डालने का क्या मतलब है और कार्रवाई के लिहाज से आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इन लोगों के ऊपर? देखिए, जिन 9 लाख लोगों के बैंक खातों को संदिग्ध श्रेणी में डाला गया है, इसका सीधा सा मतलब है कि इनकम टैक्स विभाग को या तो इन लोगों ने सेटिस्फाई करने वाले जवाब नहीं भेजे या उनके जवाब से इनकम टैक्स विभाग संतुष्ट नहीं है। ये सारे 18 लाख लोगों को जो नोटिस भेजे गए थे वो इस साल की 31 जनवरी को भेजे गए थे और उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया था। 15 फरवरी तक का वक्त दिया गया था कि वो अपने बैंक खातों में 5 लाख रुपए से ज्यादा की जो कैश डिपॉजिट उन्होंने किया है उसका एक्सप्लेनेशन दे। जाहिर तौर पर ये 9 लाख लोग उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाए हैं। अब किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो हमें जो जानकारी मिल रही है कि 31 मार्च 2017 तक इनकम टैक्स विभाग इस बात का इंतजार करेगा कि ये लोग जिन्हें उन्होंने संदिग्ध श्रेणी में डाला है, जिनके बैंक अकाउंट को, क्या कोई आगे की कार्रवाई करते हैं या कदम उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि 31 मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मियाद है और इन लोगों के पास ये विकल्प होगा कि वो इस योजना के तहत अपने अकाउंट में जमा राशि को डिस्क्लोज कर सकें। अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद वो किसी तरह की आगे की कार्रवाई से बच जाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मौजूदा कानूनों के तहत 80% से ज्यादा की टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। साथ ही उन पर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। यहां एक बात और याद रखने की है कि करीब 5 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स हैं इन 18 लाख लोगों में से जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर, ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड तक नहीं कराया है। इन्हें इस बात के एसएमएस भेजे गए हैं कि वो खुद को जाकर वहां रजिस्टर कराएं और आगे अपना एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स विभाग को सौंपें। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए धीरज। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिजली के बिल, पानी के बिल और गैस बुकिंग जैसी सरकारी सेवाओं का भुगतान डेबिट कार्ड से करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। सरकार खुद इन सेवाओं के भुगतान पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज का बोझ उठाएगी। बैंक आपके चार्ज का ब्यौरा सरकार को देंगे और सरकार वो पैसा वापस आपके खाते में डलवा देगी। इसके अलावा आज आरबीआई ने ग्रामीण बैंकों की गोल्ड लोन देने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब ग्रामीण बैंक 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन दे पाएंगे। और अब ऑनलाइन के दबाव में रिटेल कारोबार को झटका देने वाली एक खबर। दुनिया दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने रिटेल सेक्टर से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि रिटेल का खेल अब खत्म हुआ। बफेट ने वॉलमार्ट में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से बेच दी है। आइए इस पूरी खबर को समझते हैं हमारी संवाददाता सोनम मेहता से। सोनम, ये बताएं कि आखिर वॉरेन बफेट का वॉलमार्ट में से एग्जिट काफी बड़ा है और ये बताएं इसके पीछे अहम वजह क्या है?
वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे, जो मानी जाती है सही वक्त पर सही कारोबार में पैसा लगाने के लिए, उन्होंने पूरी तरह वॉलमार्ट से एग्जिट कर दिया है। वॉलमार्ट एक अमेरिका की रिटेल कंपनी है, बल्कि रिटेल स्पेस की एक लीडर है। 2005 में बर्कशायर हैथवे ने वॉलमार्ट के पहली बार शेयर्स खरीदे थे और उसके बाद से उनकी हिस्सेदारी वॉलमार्ट में बढ़ती ही गई। लेकिन अब लगता है वॉरेन बफेट का भरोसा रिटेल स्पेस से या फिर वॉलमार्ट से हट गया है और इसलिए उन्होंने 2016 से इनके शेयर्स बेचना शुरू कर दिया था और अब पूरी तरह एग्जिट कर चुके हैं। इसकी वजह रहेगी कंपटीशन। वॉलमार्ट को ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजॉन से काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। अमेजॉन ने अच्छा खासा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है बहुत ही कम समय में। जहां पर ऑनलाइन सेल्स वॉलमार्ट की 2015 में सिर्फ $14 बिलियन की थी, वहां अमेजॉन ने लगभग $107 बिलियन का ऑनलाइन सेल किया था। वॉरेन बफेट का मानना है वॉलमार्ट और मार्केट शेयर लूज करता रहेगा अमेजॉन को और इसलिए उन्होंने इस रिटेल स्पेस से बाहर निकलना ही सही समझा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अब यह है कि वॉरेन बफेट की नजर अब एविएशन सेक्टर पर पड़ी है और अब वो अच्छा खासा पैसा एविएशन स्टॉक्स में लगा रहे हैं। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सोना। तो भारत की रिटेल इंडस्ट्री बफेट के रिटेल के धंधे को अलविदा कहने से ज्यादा चिंतित नहीं है और उनका मानना है कि भारत के रिटेल सेक्टर को कोई खतरा नहीं है। Is an industry which has been there for centuries together and will continue to be there. Brick and mortar stores and online are two different channels, and it is just that people buy differently. They go to a store and buy, they buy online, but these are just channels. And finally, it is a product that speaks. It is a brand that speaks. Retail sector इंडिया में तो बहुत स्कोप है क्योंकि मॉडर्न रिटेल में तो अभी परसेंटेज कंपेयर टू ग्लोबल लेवल, अभी वॉलमार्ट कई कंपनी 50-60% टोटल इज इन मॉडर्न रिटेल। इंडिया में तो कमती है, तो उसके हिसाब से इंडिया में तो स्कोप है रिटेल का। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। शेयर बाजार ने आज निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी दिखाई है और एक समय बिकवाली के दबाव में निफ्टी 8,700 के करीब पहुंच गया, लेकिन इसके बाद बाजार में हमने शानदार खरीदारी लौटते हुए देखी और सेक्टर्स के लिहाज से देखें तो फार्मा, मेटल और साथ ही मिड कैप शेयरों में भी आज हमने शानदार खरीदारी का रुझान देखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 146 और निफ्टी में लगभग 53 पॉइंट की अच्छी तेजी रही। निफ्टी 50 इंडेक्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 31 मार्च से निफ्टी की दो बड़ी कंपनियां इंडेक्स से बाहर होंगी और दो कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा। निफ्टी से बाहर होने वाली कंपनियों में आइडिया और बीएचईएल हैं, जबकि इनकी जगह आईओसी और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। उधर बैंक निफ्टी में बदलाव किया गया है। समय समय पर होने वाले रिव्यू के आधार पर इन बदलावों की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक मामले को गंभीर मुद्दा मानते हुए इसे सुने जाने की जरूरत बताई है और मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ बनाई जा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष लिखित में अटॉर्नी जनरल के पास 30 मार्च तक जमा कराने को कहा है और इस बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे हैं। केंद्र सरकार ने पूछा है कि क्या तलाक के बिद्दत, निकाह हलाला और कई शादियां संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आती हैं? क्या आर्टिकल 25(1) संविधान के तीसरे भाग और खासकर धारा 14 और 21 के तहत जायज है? क्या पर्सनल लॉ को संविधान की धारा 13 के तहत कानून माना जाए? क्या तलाक के बिद्दत, निकाह हलाला और कई शादियां अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भारत के किए वादों को पूरा करती है? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक केंद्र सरकार का यह मानना है कि 3 तलाक महिलाओं के अधिकारों और गरिमा के खिलाफ है। और हमने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि 3 तलाक का विषय जो आज है वो असंवैधानिक है। भारत की महिलाओं को किसी भी समाज के उनको संविधान का संरक्षण है। हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हर कुप्रथा आस्था का अंग नहीं हो सकती। और तीसरा, अगर 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को नियंत्रित किया गया, समाप्त किया गया है, तो भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है। अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया एक नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये विषय नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता का है।
आगे बढ़ते हैं। सरकार ने हार्ट सर्जरी में काम आने वाली स्टेंट की कीमतें तय कर दी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी मेडिकल डिवाइसेस हैं जिन पर कई गुना कीमत वसूली जा रही है। इलाज में लूट का ब्यौरा दे रहे हैं प्रतीक श्रीवास्तव। इलाज में मरीजों को किस तरह लूटा जाता है, जरा इसकी बानगी देखिए। एक मामूली इंजेक्शन की कीमत अगर 2 रुपए है तो मरीजों से वसूले जाते हैं 10 रुपए, मगर साल भर में करीब 3 अरब इंजेक्शन बेचे जाते हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इससे कंपनियां कितना मुनाफा कमा रही होंगी। आम भारतीय मरीजों से इलाज के नाम पर ऐसी लूट के दर्जनों उदाहरण हैं। हिप इम्प्लांट की आयात कीमत है 8,906 रुपए, लेकिन मरीज के बिल में कीमत होती है 1,29,000 रुपए। नी इम्प्लांट की कीमत है करीब 9,000, मगर ये आम मरीज तक पहुंचता है 46,000 रुपए में। इम्प्लांट्स में 300 से 600% का मार्जिन आम बात है। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद या 6 साल के बाद सारे के सारे प्रोडक्ट इसके प्राइस कैप में होना चाहिए। बट वो कैसे करें? आई थिंक वो इंडस्ट्री के साथ, जो मेडिकल डिवाइस प्लेयर्स हैं, जो कंज्यूमेबल प्लेयर हैं, उनके साथ बातचीत करके कि उनको कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, वो करना चाहिए, रादर देन की पिकअप करना कि नहीं ये प्रोडक्ट कर लो। मेरे पास वैसे एनपीपीए के पास इस तरह की शिकायतें आती हैं और रिक्वेस्ट भी आती हैं कि बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कार्डियक स्टेंट जितनी ही जरूरी हैं, और मैं तो ये चाहूंगा कि उनको भी एसेंशियल डिक्लेयर करके प्राइस कंट्रोल में लाया जाए। सरकार ने स्टेंट की कीमत निर्धारित कर आम मरीजों को फायदा जरूर पहुंचाया है, मगर ये शुरुआत है। इम्प्लांट्स और सर्जिकल की कीमतें तय करने और अस्पतालों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने का बड़ा काम अभी बाकी है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हवा से प्रदूषण खींचने वाली मशीन का डेमो। प्रदूषण पर आई एक ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है, उनमें चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 में वायु प्रदूषण से 11 लाख लोगों की मौत हुई है। तो जाहिर है वायु प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालांकि इस समस्या का एक इनोवेटिव समाधान निकाला है दिल्ली के वैज्ञानिक मिर्जा आरिफ ने। देखिए संवाददाता रोहन सिंह की एक खास रिपोर्ट। ये एक समाधान नहीं है, ये टोटल समाधान है। धुएं का भी है, डस्ट का भी है, कार्बन पार्टिकल्स का भी है, एयर पोल्यूशन का भी है, डस्ट पोल्यूशन का भी है, और किसी हद तक नॉइज पोल्यूशन का भी है। धुआं आ रहा है इस वक्त यहाँ पे और गर्म हवा है, और देखते हैं कि डिवाइस लगाने के बाद क्या होता है इसमें। तो अब ये डिवाइस इस गाड़ी से कनेक्ट हो चुकी है और अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो सर ये बताइए क्या इम्पैक्ट है इसका, ये समझाएं। मैंने अभी इसमें थ्रू द इंडस्ट्रियल पाइप मैंने कनेक्ट किया है। आपने देखा गाड़ी पे कोई लोड, एक्स्ट्रा लोड नहीं आया। अब इसमें हीट आई है या नहीं आई है? जब पहले आपने हाथ लगाया था हीट भी थी, बदबू भी थी, धुआं भी था और आवाज भी थी। वो तीनों चारों चीजें यहाँ कितनी कम हुई है ये आप खुद टेस्ट कीजिए। चलिए मैं देखता हूँ कि ये अब इसमें कुछ आ रहा है या नहीं, और ये बिल्कुल मुझे ठंडी हवा यहाँ मिल रही है और इसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसे काम कर रही है ये डिवाइस? इसमें कई तरीके के मैंने फिल्टर यूज किए हैं। कुछ वेट फिल्टर हैं और एक ड्राई फिल्टर है, और 5-6 जगह से फिल्टर होकर आता है। बेसिकली IRP है तो मैं इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आप यहाँ देखिए कि ठंडी हवा है। आपने दिखाया कि स्मोक से कैसे सॉल्यूशन इसका निकलता है, डस्ट का भी ये सॉल्यूशन करता है, कैसे काम करता है वो थोड़ा दिखाएंगे। ज्यादातर एयर पॉल्यूशन में जो सबसे ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल है 52% जो है वो डस्ट पॉल्यूशन है। डस्ट में राख है, खाक है, सीमेंट है, धूल है, मिट्टी है, ऐश है, और आपके सबसे ज्यादा रबर लाइन ऑन पार्ट्स हैं। ये किसी भी जो ग्रिल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रिल मैंने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना दिया। आप किसी भी व्हीकल्स के लिए मेट्रो पर, मेट्रो ट्रेन पर, लोकल ट्रेन पर, बसेस पर, कमर्शियल व्हीकल पर से ग्रिल लग जाएगा। और ये कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आए और अपने हाथ से बताएं मैं ऐश डालने वाला हूँ, और शीशा रखिए। बल्कि क्या आइडिया है डॉक्टर साहब आपका?
हमने यहाँ पे मिरर डाला हुआ है ये देखने के लिए कि जो डस्ट हमने इसमें डाली है वो यहाँ आ रहा है कि नहीं। डॉक्टर साहब क्या दिखाएंगे कि डस्ट है कि नहीं इसमें? मिरर पर कोई डस्ट नहीं है, न मैं हाथ लगा के देखा था, उसमें कोई डस्ट नहीं है। ये काम कैसे करती है थोड़ा अगर कुछ? इसमें जो वेट और मेरे ड्राई फिल्टर्स हैं, जिस तरह पॉल्यूशन एमिशन गया था उसी तरीके से ये डस्ट भी जा रही है, और डस्ट जब जाती है तो वो वेट फिल्टर के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो सब इसके अंदर नॉट एब्जॉर्ब हुई और बल्कि अरेस्ट हो गई, और बाहर क्लीन एयर में बिल्कुल क्लीन एयर आ गई आपके पास। लेकिन जब आप सारे दिन इसमें डस्ट इकट्ठी होती जाती है तो उसके बाद से एक रिलीजिंग वाल्व है, आप उसके जरिए इस डस्ट को, जैसे कोल डस्ट है जो पावर प्लांट से निकलती है, वो ऐश निकालकर आप उसकी ऐश ब्रिक बना सकते हैं, तो पॉल्यूशन खत्म हो गया। और आ गई उड़ने वाली टैक्सी, इसकी झलक आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। झारखंड की राजधानी रांची में आज से 2 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हुआ और समिट में देश के जाने माने उद्योगपतियों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शिरकत की। गुजरात की तर्ज पर झारखंड में भी 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। मोमेंटम झारखंड में देश के जाने माने उद्योगपतियों के अलावा 26 देशों के निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 4 देश जापान, मंगोलिया, चेक गणराज्य और टूनेशिया इस कार्यक्रम में पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड सरकार का दावा है कि 219 कंपनियां अलग अलग सेक्टर में करीब 3,75,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार करेंगी। समिट का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने झारखंड को उम्मीदों का राज्य बताया। आई डू बिलीव दैट झारखंड हैज अ पोटेंशियल टुडे विद इट्स नेचुरल रिचनेस एंड द पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो एटलीस्ट 4 to 5% ahead of the national average. Today it is marginally about 1% above the natural average. And therefore, if Jharkhand has that potential to grow, we need a partnership between the industry and an industry-friendly government. केंद्र सरकार निवेशकों को भरोसा दे रही है कि झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साहिबगंज पुल, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए, 2000 करोड़ का ये ब्रिज है, इसको टेंडर निकालकर उसका वर्क ऑर्डर दिया गया है और इस 1 महीने के अंदर इसका प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन करके हम इसकी शुरुआत करके देंगे, जो एक महत्वपूर्ण है। झारखंड में देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इस साल कोयले के 30 नए खदानों की शुरुआत होगी। And I would look at some of the good companies in the manufacturing space coming up soon in Jharkhand and would urge the state to consider setting up a dedicated park for manufacturing of solar equipment. झारखंड सरकार को भरोसा है कि मेक इन इंडिया के तहत झारखंड में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी क्षमता है। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दे रही है। निवेश के जो एमयू होंगे वो हम मुख्यमंत्री प्रोत्साहन बोर्ड भी बना रहे हैं, ताकि हर महीने उस निवेशक की समस्याओं के साथ संबंधित अधिकारी के साथ बैठ करके अगर कोई कठिनाई है तो स्पॉट डिसीजन देकर जल्द से जल्द धरातल पे उतरी है। समिट के पहले दिन टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने झारखंड से ग्रुप के पुराने संबंधों को याद किया। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने राज्य में 5,000 करोड़ रुपए, जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल ने 20,000 करोड़ और अदानी समूह ने 18,000 करोड़ निवेश करने की बात कही। सरबजीत कौर, रांची। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन यानी ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया ने आज ट्रेन रिटेल अवार्ड्स का आयोजन किया, जिसमें रिटेल इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की और इवेंट में मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला, शॉप स्टॉप के एमडी गोविंद शिखंडे और ट्रेन के फाउंडर बीएस नागेश मौजूद थे। ट्रेन रिटेल अवार्ड्स का आयोजन रिटेल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है और इस मौके पर हमारी संवाददाता निधि राय ने बात की ट्रेन के फाउंडर बीएस नागेश से।
तो वी सेड लेट्स डू अ स्टोरी ऑन कस्टमर सर्विस, और हम आपको कस्टमर सर्विस पे अवार्ड करते हैं। पर ये बात है कि अगर हम खुद से करने लगे तो लोग पूछेंगे किस बेसिस पे करते हो, तो वी हैव टू गेट क्रेडिबिलिटी। तो EY को लेके आए, प्रोसेस क्रिएट किया हमने, और जूरी प्रोसेस 3 लेवल प्रोसेस करके, और आज आप देख रहे हो जो हमारे विनर्स हैं वो कोई गुवाहाटी से है, कोई सिलीगुड़ी से है, कोई आरा से है, और कोई ऊटी से है। सो नॉर्थ टू साउथ स्प्रेड किया हुआ है। वैसे तो गूगल ऐसी कंपनी है जहां पर हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन एक 7 साल की लड़की ने गूगल में नौकरी के लिए CEO सुंदर पिचाई को अपने हाथ से लेटर लिखा है। ब्रिटेन की रहने वाली क्लोई ब्रिजवाटर ने लिखा है कि जब वो बड़ी हो जाएंगी तो गूगल में काम करना चाहेंगी। वो एक चॉकलेट फैक्ट्री में भी काम करना चाहती हैं और ओलंपिक में स्विमिंग भी करना चाहती हैं। क्लोई के इस लेटर का जवाब सुंदर पिचाई ने दिया और उन्होंने लिखा कि स्कूल खत्म होने के बाद वो क्लोई के जॉब एप्लीकेशन का इंतजार करेंगे। जल्द ही दुबई में आपको ड्रोन में उड़ान भरते लोग नजर आएंगे। जी हां, दुबई में एक ड्रोन टैक्सी सेवा शुरू की गई है जो कि जुलाई से शुरू होगी, और दुबई इस सेवा को शुरू करने वाला दुनिया का पहला शहर होगा। ये ड्रोन पायलट लेस होगा, लेकिन इसमें अधिकतम 2 लोग सफर कर सकेंगे और इसे जमीन पर बने कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाएगा। ये 30 मिनट तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, और अंडे के आकार के इस ड्रोन में 4 पैर और 2 छोटे छोटे पंख लगे हुए हैं। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिंधी की आवाज के साथ ही। नमस्कार।